हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से निमेश नॉलेज पॉइंट पर। तो आज हम लोग जनरल स्टडीज एमसीक्यू का सेट 40 करने जा रहे हैं। इससे पहले 39 सेट जो हैं वो मैंने करवाए हुए हैं। आप प्लीज प्लेलिस्ट को चेक करिए। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस जो हैं ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको जरूर करके जाएं। हिमाचल टेट और कमीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, काफी वीडियोस हैं, आप उनको जरूर देखिए। और ये जो जनरल स्टडीज की वीडियो है ये तो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, टेट के लिए भी और कमीशन के लिए भी। तो आपने इनको तो जरूर ही करना है, मतलब इनको जरूर करना है, ये क्वेश्चंस आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? ठीक है, वो कौन सा अभिलेख है जहां पर लिखा गया है सती प्रथा के बारे में? तो वो है एरण लेख, मध्य प्रदेश का एरण लेख। आपको याद रखना है ये गुप्ता डायनेस्टी के टाइम का है। ठीक है, गुप्त साम्राज्य के टाइम का है। कौन राजा थे उस टाइम पे? भानुगुप्त। उस टाइम पे गुप्त शासक थे भानुगुप्त। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि जो भानुगुप्त थे उनके जो सेनापति थे गोपराज। ठीक है, उनकी जो पत्नी थी वो सती हो गई थी। गोपराज जो है वो युद्ध में मारे गए थे। ठीक है, भानुगुप्त जो थे, इनके जो सेनापति थे गोपराज, वो गोपराज जो थे वो इनके मित्र भी थे, इनके सेनापति भी थे। तो गोपराज जो थे वो मारे गए थे युद्ध में, और गोपराज की जो पत्नी है ना वो सती हो गई थी। इनकी पत्नी सती हो गई थी। तो उसी के बारे में जो है वो हमें कहाँ से पता चलता है? एरण लेख है मध्य प्रदेश का, वहां से जो है हमें पता चलता है। इसकी तिथि क्या है? 510 ईस्वी। ठीक है, 510 ईस्वी। तो ये याद रखना है, ये प्रथम साक्ष्य है जहां से हमें सती प्रथा के बारे में जो है जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतन क्या है? ठीक है, क्या ये कोई ग्राम सभा है, स्मारक है, मंदिर निर्माण शैली है, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको याद रखना है पंचायतन एक मंदिर निर्माण शैली है। पंचायतन एक मंदिर निर्माण शैली है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया गया है। देखिए इसमें ना एक मुख्य देवता होता है, उनकी मूर्ति होती है ना, एक मुख्य देवता होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम शिव, और उसके चारों तरफ उसके साथ में जो है जैसे एक मुख्य जो देवता होंगे उनकी मूर्ति, और साथ में 4 अन्य देवताओं की मूर्तियां। ठीक है, तो इस प्रकार से मंदिरों का निर्माण किया जाता है। जैसे कि पंचायतन शैली में बने गए मंदिर कौन कौन से हैं? जैसे कि कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर। ठीक है, ये है खजुराहो में। ठीक है, इसके अलावा भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। ठीक है, ये भी पंचायतन शैली में बना हुआ है। और एक दशावतार मंदिर है, दशावतार मंदिर देवगढ़। ठीक है, तो ये कुछ मंदिर हैं जो पंचायतन शैली में बने हुए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए पंचायतन क्या है, तो ये एक मंदिर निर्माण की शैली। ठीक है, तो इसमें एक मुख्य देवता होते हैं और बाकी अन्य देवता होते हैं, उनकी मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। इनके मुख्य देवता वैसे बोला शिव माने जाते हैं। मुख्य देवता शिव या फिर अन्य देवता, और 4 और मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। एक मुख्य मूर्ति होती है, एक 4 अन्य देवताओं की मूर्ति होती है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, शिवाजी के प्रशासन में किसे पेशवा कहा जाता है? पेशवा किसको बोला जाता है शिवाजी के प्रशासन में? धार्मिक मामलों के मंत्री को, रक्षा मंत्री को, प्रधानमंत्री को, न्याय मंत्री को। ठीक है, तो हमें पता है पेशवा किसको बोलते हैं? प्रधानमंत्री को। पेशवा किसको बोलते हैं? प्रधानमंत्री को। बाद में ये पद इतना ज्यादा फेमस हुआ कि बाद में आपने देखा पेशवाओं का राज चला है ना, पेशवा हमने पढ़े ना, बाजीराव वगैरह। तो प्रधानमंत्री, पेशवा किसको बोलते थे शिवाजी के प्रशासन में? प्रधानमंत्री को। मैंने एक बार पहले भी आपको शिवाजी के जो अष्ट प्रधान थे उनके बारे में बताया था। ठीक है, शिवाजी के दरबार में अष्ट प्रधान है। ठीक है, 8 प्रमुख अधिकारी थे। सब एक पेशवा तो हमने पढ़ लिया ना। एक होते थे मजूमदार, मजूमदार को अमात्य भी बोलते थे, अमात्य। ये कौन होते थे? वित्त मंत्री। ठीक है, फिर पंडित राव, वो धार्मिक मामले देखते थे, पंडित राव।
ठीक है। पंडित राव धार्मिक मामले देखते थे। विदेश विभाग कौन देखता था? ठीक है, विदेश मंत्री कौन होता था? सुमंत, या उसको दबीर भी बोलते थे। ठीक है। इसके अलावा एक तो सेनापति हो गया, सेनापति को सरे नौबत बोलते थे, सरे नौबत। ठीक है। न्याय का काम देखता था न्यायाधीश, न्याय का काम देखता था न्यायाधीश। ठीक है। इसके अलावा था एक बाकिया नवीस, बाकिया नवीस। ठीक है, वो कौन था? गृह मंत्री, गृह मंत्री। ठीक है। और कितने हो गए? पेशवा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ। एक और है, एक है इसमें शुरू नवीस, चिटनेस, चिटनेस है, पत्राचार जो देखते थे। ठीक है, चिटनेस, चिटनेस को शुरू नवीस भी बोलते थे, शुरू नवीस। तो ये क्या देखते थे? पत्राचार। ठीक है, ये पत्राचार देखते थे। तो ये आपने याद रखना है कि ये अष्टप्रधान जो हैं ये शिवाजी के प्रशासन में कुछ अधिकारी थे, 8 अधिकारी थे। ठीक है, मुख्य अधिकारी यही थे, अष्टप्रधान बोलते हैं इनको, शिवाजी के अष्टप्रधान। ठीक है, तो इनमें जो पेशवा था वो प्रधानमंत्री का पद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? तो देखो, मैंने आपको अंगल मैसूर युद्ध पढ़ाए थे, 4 अंगल मैसूर युद्ध, जिनमें सबसे लास्ट अंगल मैसूर युद्ध था वो 1799 में हुआ था, और इसी में टीपू सुल्तान जो है वो मारे गए थे। ठीक है, तो मैंने चारों जो है वो पिछली वीडियोस में आपको करवाए हुए हैं। 4 अंगल मैसूर युद्ध हुए थे। मैंने आपको बताया था टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों का फ्रेंड था, है ना। तो वो फ्रांसीसियों से हेल्प लेने की कोशिश कर रहा था, जिसका अंदेशा जो है वो ब्रिटिश सरकार को लग गया था। तो इसलिए ब्रिटिश सरकार, उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने युद्ध किया और इसको मौत के घाट उतार दिया। ठीक है, टीपू सुल्तान को मार दिया। ये चौथे युद्ध में युद्ध करते हुए मारे गए थे। 4th जो अंगल मैसूर युद्ध हुआ था, ठीक है, 4 मई 1799 जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। और जो भी मैसूर का एक अच्छा खासा साम्राज्य था वो खत्म हो गया, एक तरह से वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, इनको जो टीपू सुल्तान है इनको मैसूर का शेर भी बोलते हैं, मैसूर का शेर भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। इसके अलावा आप याद रख सकते हो कि जो टीपू सुल्तान थे वो जैकोबिन क्लब था। ठीक है, फ्रांसीसियों के क्रांतिकारियों का एक क्लब था, जैकोबिन क्लब, फ्रांस का था ये क्लब। ठीक है ना, इसके सदस्य भी थे। और इन्होंने श्रीरंगपट्टनम, इनकी राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, इनकी राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। इन्होंने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का पेड़ भी लगाया था, स्वतंत्रता का वृक्ष। ठीक है, लगाया था, ये भी याद रखना। तो इतना आपने टीपू सुल्तान के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रक्रिया में सूर्य की ऊर्जा निहित है? ताप उत्सर्जन में, प्रकाश विद्युत के उत्सर्जन में, नाभिकीय संलयन में, या नाभिकीय विखंडन में? ठीक है, तो जो सूर्य की ऊर्जा है, सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है वो नाभिकीय संलयन में निहित है। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा जो है वो जनरेट होती है। सभी तारों की जो ऊष्मा है, जो ऊर्जा है, वो इसी प्रकार से उत्पन्न होती है। ठीक है, जैसे नाभिकीय संलयन क्या होता है, नाभिकीय संलयन में 2 हाइड्रोजन के जो नाभिक होते हैं ना, वो आपस में मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, 2 हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, आपस में संलित हो जाते हैं, ये का निर्माण करते हैं। ठीक है, विखंडन में क्या हो जाता है, विखंडन में टूटकर बढ़ जाते हैं, 1 के 2 हो जाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर 2 क्या 1 हो जाता है। ठीक है, 2 मिलकर 1 हो जाते हैं, और सभी तारों में ऐसे होता है। और तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, सूर्य क्या है, एक तारा है। हमने पहले भी पढ़ा था ना, सूरज क्या है, एक तारा है। तो सभी तारों में भी अगर ऊर्जा का आपसे पूछा जाए ना कैसे उत्पन्न होती है ऊर्जा, तो वो भी नाभिकीय संलयन के द्वारा ही होती है। ठीक है, सभी तारों में नाभिकीय संलयन के द्वारा ही होती है। तो सूर्य भी एक तारा है, तो सूर्य में भी ऊर्जा इसी प्रकार से उत्पन्न होती है, नाभिकीय संलयन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, गैंडों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है और यह किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो गैंडों के लिए देखो, गिर गुजरात,
नो। रणथंभौर, जिम कॉर्बेट, नो। कौन सा है? काजीरंगा। काजीरंगा जो है वो राइनो के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, एक सिंग वाला गैंडा जो है उसके लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। गिर के जंगल तो हमें पता है, गिर के जंगल तो एशियाई शेर के लिए फेमस है, एशियाई शेर के लिए, ठीक है। बाकी भी और जैसे रणथंभौर भी बाघ के लिए फेमस है ना, जिम कॉर्बेट भी, मतलब और भी बहुत सारे पशु होते हैं, लेकिन फेमस किसके लिए है सबसे ज्यादा, तो वो पूछा गया है यहाँ पे। तो गैंडों के लिए जो सबसे ज्यादा फेमस है वो काजीरंगा है, ठीक है, काजीरंगा। और यहाँ पर राइनो पाए जाते हैं एक सींग वाले, कई बार ऐसे भी पूछते हैं एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं, तो वो भी काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में, ठीक है, वहां पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र है, तो वो है मुंबई, ठीक है। सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र कौन सा है? मुंबई। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे, ठीक है, बी आर अम्बेडकर, उनके अलावा 6 सदस्य और थे। बी आर अम्बेडकर जो हैं वो इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। तो याद रखना है, इसमें गोपाला स्वामी अय्यर भी थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी थे, बी आर अम्बेडकर तो मैंने आपको बोल दिया अध्यक्ष थे इसके। जवाहरलाल नेहरू जो है ना वो इस कमेटी में नहीं थे, ठीक है। तो देखिए, गोपाला स्वामी अय्यर हो गए, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये अयंगर है, ये अय्यर है, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसके अलावा जो है के एम मुंशी थे, के एम मुंशी, ठीक है, के एम मुंशी थे। इसके अलावा बी एल मित्र थे। बी एल मित्र जो हैं इनके त्यागपत्र, स्वास्थ्य कारणों से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है, बी एल मित्र। तो फिर इनकी जगह पे कौन आए थे? इनकी जगह पे आए थे एन माधव राव, एन माधव राव, ठीक है, ये भी याद रखना है। इसके अलावा एक डीपी खेतान थे, डीपी खेतान, ठीक है। तो डीपी खेतान जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, तो उसके पश्चात जो है टीटी कृष्णाचारी जो है इन्होंने पद संभाला था, टीटी कृष्णाचारी, ठीक है। तो ये भी याद रखने हैं आपने, ठीक है। तो ये जो है हमारी ये प्रारूप समिति जो है इसका गठन कब किया गया था ये पूछा जाएगा। पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ इसको मैं, 29 अगस्त 1947, ठीक है। और अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये अध्यक्ष थे, ये अध्यक्ष थे, ये भी याद रखना है, ठीक है, ये अध्यक्ष थे, ये भी याद रखना है। 29 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और 6 सदस्य बता दिए, गोपाला स्वामी अय्यर, अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उसके अलावा के एम मुंशी थे, बी एल मित्र थे, लेकिन इनकी जगह पे एन माधव राव आए थे बाद में, ठीक है। और डीपी खेतान थे, इनकी मृत्यु के बाद टीटी कृष्णाचारी आए थे, ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद इनकी जगह पे टीटी कृष्णाचारी आए थे, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विधि के समक्ष समानता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार इनको नहीं मिला हुआ है विदेशियों को, ठीक है। और बाकी के जो विधि के समान सभी समान है, शोषण के विरुद्ध सभी को अधिकार है बोलकर, ठीक है। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता भी सभी को मिली हुई है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशियों को नहीं है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से अधिकार विदेशियों को नहीं है, ठीक है। तो आपको याद रखना है आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है। ये जो कुछ आर्टिकल्स हैं हमारे मौलिक अधिकारों में, ये आर्टिकल जो हैं इनमें जो मौलिक अधिकार हैं वो विदेशी नागरिकों को जो है वो प्राप्त नहीं है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, ठीक है। तो आपने फटाफट से टाइप करना है, और आज का यही क्वेश्चन है, आपको बताना है कि हमारे मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 15 किससे संबंधित है, 16 किससे संबंधित है, 19, 29 और 30, इन सभी के आपने मौलिक अधिकार जो है वो कमेंट बॉक्स में मेरे को टाइप करके बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग होगा? ठीक है, भारत का राष्ट्रपति क्या संसद का अंग है, क्या लोकसभा का, क्या राज्यसभा का, क्या मंत्रिपरिषद का? ठीक है, तो राष्ट्रपति संसद का एक अंग होता है, ठीक है, आपने याद रखना है। ये ना तो लोकसभा का सदस्य होता है, ना राज्यसभा का, ना मंत्रिपरिषद, ये एक भाग होता है संसद का, है ना। संसद के 3 भाग होते हैं, संसद के 3 भाग होते हैं। एक राष्ट्रपति सबसे पहले, ठीक है, जो हमारा कार्यकारी अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, उसके बाद है हमारी राज्यसभा और उसके बाद है हमारा लोकसभा,
ठीक है। तो राष्ट्रपति किसका भाग है? राष्ट्रपति संसद का एक भाग है, अभिन्न अंग है संसद का। ये आपको याद रखना है, ये संसद का अभिन्न अंग है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। प्लीज वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।